हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं स्टूडेंट्स? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग करिकुलम पढ़ा रहे हैं, करिकुलम स्टडीज़ हमारी 5th यूनिट चल रही है। तो पहले जो मैंने कराया था, आज उसके अलावा आज दूसरा टॉपिक हम ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। पहला जो हमारा जो टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है, करिकुलम कॉन्सेप्ट एंड इट्स प्रिंसिपल्स, ये ख़त्म हो चुका है हमारा। और अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है करिकुलम डिज़ाइन, है ना, मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। क्या है? मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। तो सबसे पहले तो हम मॉडल जान लेते हैं। टीचिंग मॉडल्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, आप बीएड में पढ़ते हुए आ रहे हैं, एमएड में पढ़ा होगा आपने, तो आप जानते हैं सबसे पहले फोकस होता है, फिर सिंटैक्स। मॉडल्स के 4 हिस्सों में बटा हुआ होता है मॉडल्स। पहले फोकस, दूसरा जो है कॉन्टेक्स्ट, तीसरा सोशल सिस्टम, और चौथा क्या नाम है, सिंटैक्स। फोकस, सिंटैक्स और सोशल सिस्टम एंड इवोल्यूशन, 4 हिस्सों में बटा हुआ होता है कोई भी मॉडल। तो इस तरीके से मॉडल का कुछ ना कुछ प्रारूप तो आप थोड़ा बहुत तो समझे हुए होंगे ही पहले से ही। और आज हम करते हैं करिकुलम मॉडल डिज़ाइन, है ना, करिकुलम डिज़ाइन ऑफ मॉडल्स, है ना, या मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन, ये आज हम पढ़ते हैं। तो पाठ्यचर्या जो अभिकल्प होता है, पाठ्यचर्या निर्माण में हम कोई चीज़ निर्माण करते हैं। मान लीजिए हमें कुर्ता बनाना है, हमें कुर्ता बनाना है, तो उसके लिए हमें कुर्ते, जब हम हमारे पास कपड़ा है और उस कपड़े से हमें कुर्ता बनाना है, तो कुर्ता बनाने के लिए यानी कि हमारे पास मिट्टी, सीमेंट और ये सारी चीज़ें हैं, है ना, मिट्टी है, सीमेंट है, ईंटें हैं, सारी चीज़ें हैं, और हमें पुल बनाना है। तो उसके लिए हमें पुल बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डिज़ाइन तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या है कि पाठ्यचर्या का हमारे पास पूरा जो है कच्चा माल है पाठ्यचर्या का, लेकिन हमें उसका डिज़ाइन करना है कि कैसे होना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से, है ना, क्रम, हर चीज़ में क्रम वाइज, सिक्वेंस वाइज, बैलेंस वाइज, है ना, स्कोप, इसका हर चीज़ देखनी है हमें उसमें। तो जब हमें हर चीज़ उसकी देखनी है, बैलेंस के साथ कोई काम करना है, तो हमें उसको डिज़ाइन बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? डिज़ाइन बनाना पड़ता है। तो डिज़ाइन जो है करिकुलम को जो है पाठ्यचर्या निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको, उस प्रक्रिया को दिशा निर्देश देने के लिए हमें डिज़ाइन की आवश्यकता होती है। डिज़ाइन तो स्टेप बाय स्टेप होगा ना, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, इस क्रम वाइज होगा। ठीक है, तो इस तरह से डिज़ाइन भी होगा, स्कोप भी इसमें होगा, बैलेंस होगा, उसमें सारी क्वालिटीज़ होंगी डिज़ाइन में। वो हमारे पास पूरा दिशा निर्देश होता है, एक डायरेक्शन होती है, हमें इस तरीके से हमें चलना है। तो यही होता है करिकुलम का डिज़ाइन, है ना, ये करिकुलम, मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। ठीक है, तो ये हो गया आप डिज़ाइन। और मॉडल ऑफ करिकुलम डिज़ाइन क्या होता है देख लेते हैं हम। चूँकि अब पाठ्यचर्या की बात आ जाती है तो हमने देख लिया डिज़ाइन क्या होता है। अब पाठ्यचर्या क्या होती है, परिवर्तनशील होती है पाठ्यचर्या, क्योंकि हर 10-20 साल, हर 5 साल में पाठ्यक्रम बदल जाता है, हर 10 साल में पाठ्यक्रम बदल जा सकता है। तो क्यों बदलता है? ऐसा कुछ तो होता होगा ना, जो हमारा पाठ्यक्रम चेंज हो जाता है। तो पाठ्यक्रम हमारा चेंज होता है, स्टूडेंट्स की आवश्यकताएं क्या है, समाज की आवश्यकताएं क्या है, राष्ट्र की आवश्यकता है वो क्या, इस तरीके से हमारा जो है पाठ्यक्रम बदलता रहता है। आज का जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, वो बदलता रहता है, और उसी हिसाब से क्या होता है कि हमारे मॉडल तैयार होते हैं, है ना। तो मेनली तो मॉडल 3 है, ये मैं लिखिए, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्टूडेंट ओरिएंटेड, प्रॉब्लम ओरिएंटेड। 3 तरह के मॉडल होते हैं हमारे पास, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्टूडेंट ओरिएंटेड, प्रॉब्लम ओरिएंटेड। और हम जो है जब अगर हमें बहुत ही अच्छा और मतलब बहुत ही कामयाब मॉडल तैयार करना है, तो हमें थोड़ी थोड़ी क्वालिटी सारी लेनी होती है। हम एक पर फोकस नहीं कर सकते कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड बना दे मॉडल को, या टीचर को, या स्टूडेंट ओरिएंटेड बना दे, प्रॉब्लम ओरिएंटेड बना, यानी कि उसके अंदर सारे तत्व समावेशित होने चाहिए जो मॉडल हम तैयार करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हर एक गुण उसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, तभी वो करिकुलम बच्चे का बहुमुखी विकास करेगा, चहुमुखी विकास करेगा, बच्चे का अच्छा नागरिक बनने में उसकी मदद करेगा, है ना, अच्छा व्यवसाय चुनने में मदद करेगा। तभी वो जब उसके अंदर सारी क्वालिटी होगी, तभी वो इस तरह से स्टूडेंट्स को एक कामयाब पर्सनैलिटी, कामयाब व्यक्तित्व, कामयाब ह्यूमन बीइंग बनाने का की तरफ उसको वो करेगा, आगे करेगा। ठीक है, तो अब समाज का, अब शिक्षा प्रणाली को अब संतुलित विकास कैसे हो, है ना, मैंने बताया था बैलेंस जरूरी है। संतुलित विकास कैसे हो एक स्टूडेंट का, है ना, करिकुलम का कैसे होगा। संतुलित विकास के लिए पाठ्यचर्या डिजाइन के विभिन्न ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि एक डिजाइन, ये मैंने आपको बता दिया, डायमेंशन ऑफ करिकुलम डिजाइन। अब डायमेंशन ऑफ करिकुलम डिजाइन, इसके जो है हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं। डायमेंशन ऑफ करिकुलम डिजाइन, इसके लिए हमारे पास जो है 6 पॉइंट है।
स्कोप, इंटीग्रेशन, सीक्वेंस, आर्टिकुलेशन, बैलेंस, कंटिन्यूटी। स्कोप का मतलब होता है दायरा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण, सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम में, आर्टिकुलेशन का होता है अभिव्यक्तिकरण, और बैलेंस का मतलब होता है संतुलन, और कंटिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। किसके लिए? डायमेंशन ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। हमें जब हमें अगर करिकुलम डिज़ाइन बनाना है तो ये डायमेंशंस हमको याद होने चाहिए, ये हमारे जहन में होना चाहिए, तभी एक अच्छा करिकुलम बन के तैयार होगा जो कि स्टूडेंट्स के लिए और क्या नाम है स्टूडेंट्स के लिए लाभप्रद होगा। और क्या कहते हैं सब्जेक्ट भी इसमें, मतलब सब्जेक्ट जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो भी हमें लाभ पहुंचाएंगे, और क्या है प्रॉब्लम जो हमारी प्रॉब्लम होगी वो भी सोल्यूशन हो जाएगी अच्छे करिकुलम में। ठीक है, तो स्कोप क्या है? स्कोप do not only the depth and range of content provided to student but also all the different kinds of educational experience that are provided to engage student in their learning। केवल जो है रेंज और डेप्थ की नहीं कि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसकी डेप्थ और कितना ज़्यादा हम करिकुलम पढ़ा रहे हैं बच्चे को बड़ा, मतलब क्या मतलब 20-25 यूनिट का बना दिया हमने, कोई है ना 20-25 यूनिट का बना दिया हमने, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे अच्छे हो जाएंगे पढ़ने में। रेंज से कोई मतलब नहीं है, स्कोप का मतलब और डेप्थ से मतलब नहीं है। और मतलब किस चीज़ से है? मतलब इस चीज़ से है कि एजुकेशन एक्सपीरियंस दैट आर प्रोवाइडेड टू एंगेज स्टूडेंट इन देयर लर्निंग। मतलब क्या है कि एजुकेशन हमने पढ़ा तो थी इतनी यूनिट, लेकिन बच्चे ने तो एक्सपीरियंस नहीं की, एजुकेशन एक्सपीरियंस उनको तो नहीं हुआ, वो चीज़ नहीं बन वो चीज़ कर ही नहीं पाए, एक्सपीरियंस ले नहीं पाए जो यूनिट्स थी या जो हमारा पाठ्यचर्या थी उसके द्वारा उनको होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। तो क्या हुआ? हमारे स्कोप ज़्यादा बड़ा होना भी बेकार ही रहा। तो इसलिए स्कोप को भी अगर निर्धारण करना है तो किसके करना है कि बच्चा अपने एजुकेशन एक्सपीरियंस क्या कर रहा है, बच्चा लर्निंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके एजुकेशन एक्सपीरियंस कैसे है, शैक्षिक अनुभव क्या कर रहा है, वो अच्छा लग उसे वो समझ में आ रहा है, उसकी वो याद कर रहा है, उसका आउटकम अच्छा आ रहा है ना, रिजल्ट में आउटकम अच्छा आ रहा है। जब भी तो पता एक्सपीरियंस का पता कैसे लगेगा? जो वो पेपर देते हैं तो रिजल्ट आता है, तो ऐसे तो हमें एक्सपीरियंस का पता लगता है। अब है जैसे इंटीग्रेशन, सेकंड है हमारा इंटीग्रेशन, एकीकृत। अब एकीकृत का मतलब क्या? इंटीग्रेशन इंप्लाइज द लिंकिंग ऑफ ऑल टाइप नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। क्या है इंटीग्रेशन? कि सब्जेक्ट मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, हमारा साइंस का ही सब्जेक्ट है, नॉलेज दे दी लेकिन एक्सपीरियंस कब हुआ? हमारे लैब में जाकर एक्सपीरियंस हुआ। तो कहने इंटीग्रेशन का मतलब है कि ऑल टाइप ऑफ लिंकिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, नॉलेज का भी और अनुभव का भी, ज्ञान ले लिया उसको अनुभव करने के लिए हमें ऐसी जगह ही नहीं मिली कि जहाँ उसको हम अनुभव कर सकें, है ना। तो क्या होगा? वो फिर कामयाब नहीं होगा ना, वो लाभदायक नहीं होगा। तो इस तरह से करिकुलम प्लान में ये भी होना चाहिए कि लिंकिंग बिटवीन किसमें? नॉलेज में और एक्सपीरियंस में। फिर है सीक्वेंस में क्या है? सीक्वेंस ये होती है कि हमारा जो करिकुलम है वो किस तरह से होना चाहिए? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, प्रीरिक्विजिट लर्निंग, पहले से तैयारी होनी चाहिए लर्निंग की, होल टू पार्ट, क्रोनोलॉजिकल लर्निंग, क्रम में होनी चाहिए, काला क्रमानुसार, काल के क्रम के अनुसार होते हैं ना। 1920 में ये होता है, 1940 में ये होता है, 1960 में ये होता है, इस तरीके से। ठीक है, अभिव्यक्तिकरण क्या है? आर्टिकुलेशन। अब आर्टिकुलेशन इम्प्लाइज द इंटररिलेटेडनेस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम। इंटररिलेटेडनेस क्या हो गया कि जैसे हमारे पास सिलेबस होता है, करिकुलम में तो दोनों चीज़ आई, को करिकुलर एक्टिविटी थी और सिलेबस भी। अब मान लीजिए सिलेबस है हमारे पास में, अब सिलेबस में क्या होता है कि सिलेबस में हमारे पास एक यूनिट वाइज यूनिट भी होती हैं, और फिर उस यूनिट में होते हैं ABCDEF, इस तरह से इनके जो टॉपिक्स भी होते हैं। तो होना क्या चाहिए कि जो यूनिट है उनमें भी क्या होना चाहिए? उनमें भी आर्टिकुलेशन होना चाहिए कि वो हमें पता लगना चाहिए कि पहली यूनिट में क्या है, दूसरी यूनिट में क्या है, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए, और जो उनके टॉपिक्स हैं ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। और अब ये जो यूनिट है 1 2 3 4 यूनिट है, ये क्या है? वर्टिकल कनेक्टेड है, और जो टॉपिक्स है वो हॉरिजॉन्टल कनेक्टेड है। तो इस तरीके से आर्टिकुलेशन बहुत अच्छा सा होना चाहिए। अब है करिकुलम में बैलेंस।
बैलेंस यानी कि एक यूनिट आप पढ़ाते चले गए, एक यूनिट में आपने 20-25 पता नहीं कितने वो डाल दिए, उसमें टॉपिक्स डाल दिए, और एक में 2-4 ही टॉपिक डाल दिए। तो इस तरीके से बैलेंस यूनिट्स में उसमें जो करिकुलम में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। करिकुलम बैलेंस का मतलब है जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, मान लीजिए अब ये तो यूनिट वाइज की बात हो गई, कोर्स की बात हो गई। अब मैं वैसे करिकुलम बताती हूँ, जैसे आपके पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ भी है, उनको आपको बैलेंस होना चाहिए, उसको करिकुलम में बैलेंस होना चाहिए कि हिंदी के भी इतने चैप्टर है, इंग्लिश के भी इतने चैप्टर है, और मैथमेटिक्स के भी इतने, यानी कि हिंदी आपने 2 ही चैप्टर में खत्म कर दी, इंग्लिश का आपने बहुत कर दी। तो इसमें बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो डिस्टोर्शन आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अब कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी क्या है? रिपीटिशन। कंटिन्यूटी क्या है? रिपीटिशन ऑफ सच स्किल्स। रिपीटिशन का मतलब उन स्किल्स की रिपीटिशन होनी चाहिए जिनको बच्चे पढ़ करके, यानी कि विच द लर्नर शुड हैव इन डेप्थ, जिनको पढ़ करके बच्चों को डेप्थ नॉलेज हो जाए। उन स्किल्स की टीचर को क्या करना चाहिए? रिपीटिशन करनी चाहिए। टीचर ही पढ़ाएगा ना कोर्स, यानी कि करिकुलम में उन चीज़ों की रिपीटिशन होनी चाहिए, उन स्किल्स की रिपीटिशन होनी चाहिए। कोई कई तरह की स्किल्स होती है ना बच्चे के अंदर, कौशल, बहुत सारे कौशल होते हैं, मतलब टीचर के अंदर भी होते हैं, स्टूडेंट भी। किन कौशल को? जैसे राइटिंग, रीडिंग, कौशल तो ये राइटिंग, रीडिंग, जो है राइटिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, अच्छे कौशल को, इन कौशल को समझने की उनके अंदर वो होनी चाहिए। अच्छा, ट्रेडिशनल, अब ट्रेडिशनल मॉडल आ गया है, एक ट्रेडिशनल है, एक आधुनिक है हमारे मॉडल। तो ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ टाइलर मॉडल, दिस मॉडल वाज गिवन बाय टाइलर इन 1949 में ये दिया गया था। और ये जो मॉडल है, इसको मैं देख लेती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। ये तो इसका तो काम, चलिए ये बीत गया। अब ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ टाइलर है ना, ये हो गया, कंटेंट हो गया यहाँ पर। अब ये है डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज, और यहाँ पर हो गया हमारा असेसमेंट ऑफ कोर्स, या करिकुलम कह लीजिए, कोर्स कह लीजिए, जो आपके मन में आए वो कह लीजिए, ठीक है। एनालिसिस ऑफ कोर्स सबसे पहले आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, फिर आएगा कंटेंट, फिर आएगा ये है आपके टाइलर के, जो टाइलर हम पढ़ा रहे हैं, ये है कौन सा, उसमें आपको बता देती हूँ आपको, मॉडल ऑफ टाइलर, ठीक है। ये क्या है? डिडक्टिव इन नेचर, ठीक है। और जो है सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, ठीक है। डिडक्टिव इन नेचर, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, 2 चीजें आप याद रख लीजिए। और ट्रेडिशनल है, ये क्या है? ट्रेडिशनल है, ठीक है। ये क्या फोकस करता है? किस चीज़ पर फोकस करता है? ये फोकस करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है, ये फोकस करता है कि जो स्कूल का पर्पज है वही क्या है, वही पर्पज स्टूडेंट का होगा, वही पर्पज टीचर का होगा, वही आउटकम का होगा। कहने का इनका मतलब है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर, जो स्कूल बनाएगा, जो कोर्स करिकुलम स्कूल बनाएगा, वही फॉलो करना होगा, और फॉलो करना होगा, उसमें किसी भी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा इसमें कोर्स का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ कोर्स। कोर्स का विश्लेषण होता है इसमें, क्योंकि कोर्स पे आधारित है सारा, जो कोर्स ही पढ़ना है बच्चों को। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, फिर आगे कंटेंट का विश्लेषण होता है इसमें, कंटेंट जो पढ़ाया जाता है उसका विश्लेषण। डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, जो हम निर्देश देते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी मतलब जो निर्देशात्मक रणनीति, जो टीचर निर्देशात्मक रणनीति है किसकी? टीचर की। टीचर जो इंस्ट्रक्शन देता है वो। असेसमेंट ऑफ कोर्स और इवेल्युएशन, ठीक है। क्या हो गया? पहले तो हमने कोर्स का, अपने सब्जेक्ट का एनालिसिस किया, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, उनका स्टूडेंट की लर्निंग का क्या ऑब्जेक्टिव है उसको किया, फिर कंटेंट सिलेक्शन किया, कंटेंट ऑर्गेनाइज किया, फिर डायरेक्शन स्टेशन को डायरेक्शन दिया कि कैसे पढ़ना है, टीचर ही पढ़ाएगा, व्याख्यान से पढ़ाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ाएगा, किससे पढ़ाएगा, और फिर असेसमेंट ऑफ कोर्स, फिर कोर्स का असेसमेंट के इवेल्युएशन। ये हो गए इसके ट्रेडिशनल मॉडल और टाइलर मॉडल जो है ट्रेडिशनल मॉडल है, इसके ये इस तरह का चक्र हो गया इनका पढ़ाने का, ठीक है। इट फॉलोज ए सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, ये मैं मानती हूँ, मैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड मैंने पढ़ाया है एक जगह, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड ये ज़्यादा था। इट रेफर्स एज द स्कूल द कंट्रोलर ऑफ पावर,
इन डिवाइडिंग व्हाट इज टोट, कि जो क्या पढ़ाना चाहे तो सारा जो कंट्रोलर होगा वो एक क्या कौन होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा स्कूल का। जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर होता है कौन जो है कंट्रोलर वो माना जाता है। टाइलर मॉडल कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। क्या 4 स्टेप्स रखते हैं ये? डिटरमाइन द स्कूल पर्पज, क्या होगा इनका? स्कूल पर्पज। डिटरमाइन पहला है डिटरमाइनिंग द स्कूल का ही जो पर्पज है। एक तो मतलब हमें निश्चित भी क्या करना है इस टाइलर मॉडल में कि जो स्कूल के पर्पज है उनको हमें ध्यान में रखना है केवल, ठीक है। स्कूल का पर्पज मान लीजिए ये है कि स्टूडेंट पास होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, मान लीजिए चाहे किसी भी तरीके से हो, पर हमारा तो ये पर्पज है कि बच्चा पास होना चाहिए क्योंकि उसने फीस जमा कर रखी है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन लर्निंग एक्सपीरियंस रिलेटेड टू पर्पज, आइडेंटिफाई लर्निंग एक्सपीरियंस रिलेटेड टू पर्पज, और बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए और अदर एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। जैसे बाहर जाने का कोई किस तरह का भी एक्सपीरियंस उनको नहीं होना चाहिए, केवल जो है जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं, चाहे हम हो सकता है हम घुमाने ले जाने, पिकनिक में भी ले जाने का हमारा उद्देश्य हो, लेकिन अगर हमारा उद्देश्य है तभी जो है एक्सपीरियंस करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस रिलेटेड टू पर्पज, उससे संबंधित। ऑर्गेनाइज द एक्सपीरियंस, और जो एक्सपीरियंस है उनको ऑर्गेनाइज करना। फिर है इवेल्युएट द पर्पज, और फिर मूल्यांकन करना। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें क्या है कि हमें क्या करना है, मतलब कि टाइलर मॉडल में क्या करते हैं कि पर्पज ही जो है, पर्पज किसका? एडमिनिस्ट्रेटिव माना जाता है इसको। पर्पज किसका? स्कूल का क्या पर्पज है? जो स्कूल का पर्पज है उसकी जो करिकुलम का जो बनाना है उनका, स्कूल का जो पर्पज है, जो जैसा वो करिकुलम बनाना चाहते हैं वैसे ही करिकुलम उन्होंने बनाया है, उसका पर्पज जैसा होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग, ऐसे ही इसका लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, और ऐसे ही फिर ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस, उन्हीं एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और फिर उन्हीं पर्पज को, जो उद्देश्य जो बनाए गए थे कि बच्चे को पास होना है, केवल हमें तो पास होने से मतलब है, फीस जमा कर रखी है, बाकी और चीज़ से हमें कोई भी मतलब नहीं है किसी भी तरह की, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इवेल्युएट द पर्पज, आउटकम ऑफ द, जो उनके उद्देश्य थे उसके संबंधित जो उन्होंने पढ़ाया उसका जो आउटकम निकला उससे संबंधित। हमारा उद्देश्य है कि जैसे मान लीजिए हमारी क्लास में लेसन प्लान ही बनाई किसी ने, उसमें उसका उद्देश्य होता है कि बच्चे को प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, बच्चे को सीखना चाहिए, बच्चों को ये करना आना चाहिए, 4 लाइन लिखनी आना चाहिए, उत्तर दो लाइनों में उत्तर लिखना आना चाहिए। तो जैसे कि लेसन प्लान में हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऐसे करिकुलम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। पर अब जो है ये हिल्डा टाबा मॉडल, अब नेक्स्ट मॉडल है हमारा हिल्डा टाबा। अभी जैसे मान लीजिए हिल्डा टाबा मॉडल है, अब हिल्डा टावर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, और मुझे जितने भी मॉडल मैंने पढ़े हैं अब तक, जो सारी जो होती हैं एक मॉडल के अंदर जितनी भी खूबियाँ होती हैं, मुझे हिल्डा टावर मॉडल में ही, मतलब मुझे लगी है कि हिल्डा टाबा मॉडल ही अच्छा मॉडल है मेरे हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, है ना। हिल्डा टावर मॉडल बिलीव दैट ए टीचर शोज, उनका मानना यह है कि मान लीजिए करिकुलम बना रहे हैं तो टीचर को भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, टीचर को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, यानी कि टीचर की राय भी लेनी चाहिए। इनका मानना तो यह है कि स्टूडेंट की राय भी लेनी चाहिए, है ना। और जो है इनको सी एडवोकेटेड व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड द ग्रास, अब वो कहते हैं कि ग्रास रूट, किसको कहते हैं ग्रास रूट लेवल का? इसको ही तो बोलते हैं जब हम स्कूलों में जा करके, कॉलेजों में जा करके टीचर्स की राय लेंगे कि हमें क्या करिकुलम में क्या अच्छा करें, बेहतर करें, हम कैसे इसको डेवलप करें, कैसे हम इसके डिजाइनिंग करें, हम उनसे बातचीत करें, है ना। तो उनका ये तो मतलब ग्रास रूट लेवल से दैट ए करिकुलम शुड बी डिजाइंड बाय इट्स यूजर। उनका कहने का मतलब, उनका कहने का तात्पर्य यही था कि भाई ये तो यूजर करेंगे ना, ये इनका कहना था कि यूजर करेंगे इस बात को निश्चित कि भाई क्या पढ़ाया जाना चाहिए करिकुलम में, क्या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हिल्डा टाबा। टाबा एडवोकेट्स एंड इंक्लूसिव अप्रोच, वो क्या करते हैं इंडक्टिव अप्रोच को, क्या कौन सी अप्रोच है? इंडक्टिव अप्रोच। ये पहले मैंने बताया है ना, डिडक्टिव अप्रोच किनकी थी? टेलर की थी, और इनकी है क्या? टाइलर की थी, और इनकी क्या है? इंडक्टिव अप्रोच। और जो है इनके पास 7 पॉइंट्स हैं, इसको इन्होंने 7 पॉइंट्स में बड़े अच्छी तरीके से समझाया है कि कैसे ये मॉडल हमारे लिए उपयुक्त है। तो डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, वे कहते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। अब मैं डाल देती हूँ हिल्डा टाबा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा टाइलर का, अब मैं डाल देती हूँ हिल्डा टाबा। अब
इनके पास डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, सबसे पहला है इनके पास डायग्नोसिस ऑफ, कि हमें स्टूडेंट्स की नीड्स का पता होना चाहिए। किसकी नीड्स का? स्टूडेंट की नीड्स का, ठीक है। और वो उन्हें उनकी किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे बच्चों की आवश्यकता व्यवसाय की आवश्यकता होती है हमेशा से ही, चाहे कोई पारंपरिक हो, चाहे आधुनिक हो, चाहे जैसा भी मॉडल हो, सबसे पहले स्टूडेंट की आवश्यकता, नीड ऑफ स्टूडेंट्स की आवश्यकता है अच्छे नागरिक बने, उनका बहुमुखी विकास हो, वे अच्छे नागरिक बने, है ना, और वे अच्छी जॉब चाहें, वो अच्छा जीवन यापन कर पाएँ पढ़ करके। करिकुलम का मतलब जो पढ़ाई होती है वो पढ़ के अच्छे नागरिक बने, तो यही तो होता है। तो उनकी नीड को देखना। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, भाई उनकी अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है कि उनकी जो अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, उनका बहुमुखी विकास करना, अच्छे नागरिक, प्रजातांत्रिक वैल्यू उनके अंदर डालना, अच्छे संस्कार देना, अच्छा मनुष्य बनाना उनको। तो ये हो गया फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये होना चाहिए। फिर उनका कहना है लटावा जी का कि थर्ड में सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। फिर है ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्टिव ये करना। अब इनको पूरा करने के लिए, इनको हमें प्राप्त करने के लिए टू बी अचीव्ड, टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वही सब्जेक्ट्स जो इन जो है उद्देश्यों को पूर्ति करेंगे, वही सब्जेक्ट्स हमें लाने चाहिए कंटेंट में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, और फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए कि ये भी हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, मैथ पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़नी है, और फिर सिविक्स पढ़नी है, साइंस पढ़नी है ना, ड्राइंग पढ़नी है, कला पढ़नी है, संगीत पढ़ना है। उसी के अकॉर्डिंग हमें करिकुलम बनाना है। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, अब उन जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उनका लर्निंग एक्सपीरियंस क्या हुआ बच्चे सारी बच्चों का चौमुखी विकास हो गया, वो बहुमुखी विकास हो गया। इस सब चीज़ों को पढ़कर कलात्मक ज्ञान उनको हो गया, संगीत से, सामाजिक विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान से सामाजिक ज्ञान, समाज में रहने का ज्ञान, सिविक्स से हो गया अच्छे नागरिक बनने का ज्ञान, है ना, विज्ञान से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का ज्ञान, या डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, टेक्नोलॉजी को करके मैथ और साइंस लेने के बाद में है इंजीनियर की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके से सिलेक्शन ऑफ उनके एक्सपीरियंस सिलेक्शन करेंगे हम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, और फिर उन लर्निंग एक्टिविटीज़ को हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे उन एक्टिविटीज़ को कि ये एक्टिविटीज़ हुई हैं उनकी कर लिया हमने एक्टिविटीज़ को। और फिर इवेल्युएशन एक्टिविटीज़ कौन सी, जैसे अधिकतर जैसे कि एक्टिविटी, जैसे मतलब हम एक्टिविटी वो क्या करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, जैसे लर्निंग एक्टिविटी, जैसे मान लीजिए अब जैसे कि इंटरवल हुआ तो कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चे, है ना, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन लर्निंग एक्टिविटी, जितनी भी लर्निंग एक्टिविटीज हो उनको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। इवेल्युएशन, जैसे इसमें ऑर्गेनाइजेशन और लर्निंग एक्टिविटीज में सारी चीज़ आ जाएंगी, ठीक है। इवेल्युएशन एंड मेथड्स ऑफ, और फिर यहाँ पर बच्चे का जो है सिलेक्शन, जो अनुभव के जो हमारे उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों को इन सब चीज़ों ने पूरा किया नहीं किया, ये आ जाता है इवेल्युएशन एंड मीन्स ऑफ इवेल्युएशन में। क्या आ जाता है कि जो उद्देश्य हम लेकर चले थे, यानी कि हमने डायग्नोसिस नीड करके जो उद्देश्य सोचा था कि ये फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, क्या इन सब गतिविधियों से जो हमने कराई हैं इनसे हमारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाए कि नहीं हो पाए। तो ये हो गया आपका, ये जो मॉडल है, ये परिणाम आधारित जो मॉडल है, परिणाम आधारित एकीकृत पाठ्यक्रम है, उसी का ये क्या है, एक रूप है ये, ठीक है। ये मॉडल जो है हिल्डा का मॉडल जो है, इसी का रूप है परिणाम आधारित एकीकृत पाठ्यक्रम मॉडल, उसी का एक प्रतिरूप है ये, ठीक है। आप जो है एक और आता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, सब्जेक्ट सेंटर्ड कह सकते हैं, ओरिएंटेड भी नहीं कह सकते, सब्जेक्ट सेंटर्ड इसका सही जो वो है शब्द है, वो है सब्जेक्ट सेंटर्ड। क्या है, सब्जेक्ट सेंटर्ड, जो मैंने अभी बताए थे, 3 बताए थे ना मैंने, सब्जेक्ट सेंटर्ड और दूसरा बताया था मैंने, है ना, सब्जेक्ट बताया था मैंने, विद्यार्थी स्टूडेंट बताया था, और समस्या केंद्र। तो उनमें से सब्जेक्ट सेंटर पहला हम देख लेते हैं। अब विद्यार्थी सेंटर कहते किसे हैं, विद्यार्थी सेंटर करिकुलम होता क्या है, विद्यार्थी सेंटर करिकुलम वही होता होगा ना जो विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, उनकी रुचियाँ, उनके रुझान, है ना, उनकी पूर्ति, अभिरुचि, उनकी पूर्ति, उनके इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, उनको फुलफिल करता है, वही होता है हमारा स्टूडेंट। कौन सा स्टूडेंट
सेंटर्ड। ठीक है, पहले हम स्टूडेंट सेंटर्ड ले रहे हैं। विद्यार्थियों की रुचि आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, मैंने लिखा ना सब्जेक्ट सेंटर लिख दिया मैंने यहाँ पर, स्टूडेंट सेंटर। तो जो है यह करिकुलम, जैसे कि खेल, बच्चों को स्टूडेंट सेंटर में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, चित्रकला पसंद करते हैं बच्चे, कहानी सुनना उनको बहुत पसंद है, इस तरह से, है ना। अब ये क्या करते हैं, तीन चीज़ों में विश्वास करते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। इस तरह की एक्टिविटी कराई जाए जिससे कि इन तीनों ही कुशलताओं का, कौशलों का क्या हो, बच्चे की डेवलपमेंट हो। अरिथमेटिक यानी गणितीय, और राइटिंग और रीडिंग, पढ़ना। ठीक है, यह प्रारूप संरचनात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करता है। ये जो प्रारूप है, ये जो स्टूडेंट ओरिएंटेड, ये क्या करता है, संरचनात्मक जो प्रारूप है उसको वो करता है, प्रोत्साहित करता है। इसमें पाठ्य वस्तु को अलग अलग रूप से नहीं बल्कि अनुभव की इकाइयों के रूप में विभाजित किया जाता है ना। अनुभव की इकाइयाँ कैसे, जैसे प्रोजेक्ट बना लिया, या फिर कोई वास्तुकला दे दी, कुछ मान लीजिए मेज के टुकड़े दे दिए, बना बच्चों को दे दिए, मेज दे दिए, कील दे दिए, हेमर दे दिया कि इनको जो एक उसमें बनाइए, आप इसमें बनाइए, एक में ही बना दीजिए। इस तरह की क्रियाकलाप, चित्रकारी करने के लिए पेंटिंग का सामान मुहैया करा दिया उन बच्चों को, इस तरह से प्रोजेक्ट दे दिया। तो इस तरीके से जो है अनुभव इकाइयों में के रूप में इसको विभाजित किया जाता है। ठीक है, और जो है सीमाएं क्या है, जैसे इसमें जो है कुछ ये जो है ये प्रारूप करके सीखने पर बल देता है। क्या देता है, करके सीखने में, लर्निंग बाय डूइंग। ये क्या करता है, लर्निंग बाय डूइंग। और शिक्षक और वातावरण के मध्य अंतक्रिया पर, विद्यार्थी, शिक्षक और वातावरण के बीच जो अंतक्रिया होती है उस पर ज़्यादा विशेष महत्व देता है। ठीक है, जैसे इसके घटक क्या हैं, जैसे इसमें पाठ्यचर्या का कोई भी घटक विशिष्ट नहीं होता। इसमें पाठ्यचर्या का कोई भी घटक विशिष्ट नहीं। घटक कौन कौन से होते हैं, इसके घटक होते हैं, इसके जैसे उद्देश्य हो गए, इसके घटक होते हैं ना। घटक कौन से होते हैं, जैसे उद्देश्य, पाठ्य वस्तु, अनुदेशात्मक गतिविधियाँ, है ना। इसमें पाठ्यचर्या का कोई दूसरे, जैसे उद्देश्य, पाठ्य वस्तु, अनुदेशात्मक गतिविधियाँ, मूल्यांकन, ये इसमें विशिष्ट नहीं होते। इसमें ये केवल स्टूडेंट ओरिएंट है, स्टूडेंट की आवश्यकता से, उसकी नीड जो होती है उसी से संबंधित है ये। इसके द्वारा सार्वभौम पाठ्यचर्या का निर्माण नहीं किया जाता। इसके द्वारा जो है स्टूडेंट ओरिएंटेड के द्वारा सार्वभौम के स्टूडेंट इसके बीच में केंद्र में रहे, सार्वभौमिक या सार्वभौम पाठ्यचर्या का निर्माण नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट हम करेंगे सब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो हो गया विद्यार्थी ओरिएंटेड। अब हम करेंगे, ये तो हो गया विद्यार्थी ओरिएंटेड हमारा। अब हम करेंगे समस्या केंद्रित मॉडल और विषय केंद्रित मॉडल। ठीक है, कल को थोड़ा थोड़ा उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आपको उस चीज़ का आपको जो मैं बताऊंगी, आपको ये चीज़ 3 पढ़ करके आपको एक मॉडल है क्या, ये मॉडल है क्या, इनके बारे में आपको थोड़ा ज्ञान हो जाएगा, है ना। थोड़ा जनरल सा आपको जो है मालूम हो जाएगा कि ये मॉडल्स, सारे ही मॉडल्स हैं, तो इनमें महत्व क्या, इनके जो डिफरेंस है ये क्यों है ना, इनके अंदर डिफरेंस क्या, और जो एक बिल्कुल सही मॉडल है वो क्या हो सकता है और क्या है ना, क्या हो और क्या उसमें हो सकता है मॉडल में, और क्या फिलहाल है। तो इस चीज़ों के बारे में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम जो है आप ये बताए जो मैंने आपको, है ना, सब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रॉब्लम ओरिएंटेड कराऊंगी, और उसके बाद फिर वो दूसरे वाला कराऊंगी, है ना। और जो जितने भी मॉडल्स हैं अभी बाकी बच्चे में कराऊंगी, धीरे धीरे कराऊंगी। आज 2 मॉडल कराए हैं, कल को 2-3 मॉडल कराए हैं, 2-3 मॉडल कल कराऊंगी, और इसी तरीके से आपकी ये मॉडल वाला जो यूनिट है ये खत्म हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और बाय बाय। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं अपने PYQ। अभी मैंने आपको कराया है, क्या कराया है, मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। तो हमारे 10 क्वेश्चन जो होते हैं रोज़ हम करते हैं, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तब मैं क्वेश्चन करते हैं हम PYQ। तो शुरुआत करते हैं, 11th क्वेश्चन है हमारा, कल 10 तक हो गए थे हमारे 2024 के पुनर्परीक्षा के, है ना। अब है हमारा 11th क्वेश्चन है, मॉरिसन के शिक्षण प्रतिरूप के 5 चरणों का सही अनुक्रम है। क्या अनुक्रम है, ये दे रखे हैं उन्होंने, 5 दे रखे हैं, इनको हमें सही अनुक्रम में लगाना है। शुरुआत में उन्होंने ABCDE करके दे रखा है। तो A में है मौखिक आवृत्ति, B में है व्यवस्थापन, C में है आत्मसात्करण, D में है प्रस्तुति, और E में है संवेशन।
तो जो सही क्रम होगा वो क्या होगा, ये जो प्रोफेसर H.C. मॉरिसन थे शिकागो विश्वविद्यालय ने अपने शिक्षण प्रतिभा ने बौद्ध स्तर पर 5 चरणों को वर्णित किया है। मॉरिसन जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ जो था वो था इनका जो मॉरिसन जी का था। तो ये शुरुआत करते हैं, तो जो उनका सही क्रम है वो इस तरीके से है। पहला आएगा सन्मेषण, दूसरा आएगा प्रस्तुतिकरण, तीसरा आएगा आत्मसातकरण, चौथा आएगा व्यवस्थापन, फिफ्थ आएगा मौखिक आवृत्ति। ठीक है, इस तरीके से क्रम में लगाए जाएंगे। तो सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन सही है, EDCBA। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शून्य परिकल्पना के विषय में सही है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। शून्य परिकल्पना उन प्रतिदर्श विशेषताओं जो कि प्रतिदर्शों में विप्रेषित चर संबंधों द्वारा अनुमानित की जाती है के विषय में निष्कर्षों की व्याख्या की सांख्यिकी विधि से संबंधित है। यानी कि इसमें दे रखा है, इन्होंने चारों पहले पढ़ लेती हूँ फिर बताती हूँ क्या क्या इसमें डिफरेंस है। शून्य परिकल्पना उन समष्टि विशेषताओं जो कि प्रतिदर्शों में प्रेषित चर संबंधों द्वारा अनुमानित की जाती है के विषय में निष्कर्षों की व्याख्या की सांख्यिकीय विधि से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है शून्य परिकल्पना उन समष्टि विशेषताओं जो कि समष्टि में प्रेषित चर संबंधों द्वारा अनुमानित की जाती है के विषय में निष्कर्षों की व्याख्या की सांख्यिकीय विधि से संबंधित है। डी है शून्य परिकल्पना उन प्रतिदर्श विशेषताओं जो कि समष्टि में प्रेषित चर संबंधों द्वारा अनुमानित की जाती है के विषय में निष्कर्षों की व्याख्या की सांख्यिकीय विधि से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है। जब आप नल हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला जो आपका पोर्शन है या हाइपोथेसिस वाला जो आपका पोर्शन है, जब आप उसको पढ़ेंगे एजुकेशन रिसर्च में उसको पढ़ेंगे तब आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक जो है इसका बी ऑप्शन सही है। शून्य परिकल्पना उन व्यष्टि विशेषताओं जो कि प्रतिदर्शों के प्रेषित कर संबंधों द्वारा अनुमानित की जाती है के विषय में निष्कर्षों की व्याख्या की सांख्यिकी विधि से संबंधित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 क्वेश्चन, कौन सा घटक RMSA पहल का भाग नहीं है, यानी कि रमसा के का जो पहल का भाग नहीं है। नए कक्षों का निर्माण, छात्रवृत्तियों का प्रावधान, प्रयोगशालाओं की स्थापना, अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति। तो जो सही आंसर है वो है बी, छात्रवृत्तियों का प्रावधान। 14th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। थार्डाई का सिद्धांत बुद्धि का प्रमाणवादी सिद्धांत है। मूल्यांकन एक प्राथमिक मानसिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक प्राथमिक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह अंतिम प्रक्रिया है मूल्यांकन, है ना। अंत में करते हैं ना मूल्यांकन। प्राथमिक मानसिक प्रक्रिया है जिसका अर्थ है जो पहचाना गया है उसको संदर्भित करना है। विशिष्ट क्षमताओं का समूह जिसे एस कारक के नाम से जाना जाता है, सार्वत्रिक जन्मजात योग्यता है। बुद्धि का संरचनात्मक प्रतिरूप स्पीयरमैन द्वारा दिया गया था। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है बी और सी, यानी कि ये दोनों कथन गलत हैं। कौन से? बी और सी गलत हैं। ये थॉर्नडाइक वाला सही है और बुद्धि का संरचनात्मक प्रतिरूप स्पीयरमैन द्वारा दिया गया है, ये सही है। 15th क्वेश्चन है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सांदर्भिक क्षमता क्या होती है? सांदर्भिक, ये क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। किसका है? अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है ये। जैसे कि सांदर्भिक से क्षमता, सांदर्भिक क्या होता है? कॉन्टेक्चुअल, है ना, क्षमता, कॉम्पिटेंसी क्या होती है? क्या होती है बताइए? सामान्य विषय क्या होगी? सांदर्भिक क्या होगी? सामान्य क्या होगी? समाज में सांदर्भिक क्षमता क्या होती है? समाज में शिक्षा के विकास। अभी 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। सांदर्भिक क्षमता, संप्रत्यात्मक क्षमता, मूल्यांकन क्षमता, कार्य संपादन क्षमता। इनके ऑप्शन पढ़ देते हैं जो सामने लिखे हुए हैं। शिक्षा और अधिगम की विभिन्न संकल्पनाएं सम्मिलित हैं। सेकंड में है सामान्य विषयवार अवस्था अनुरूप अध्याय, समाज में शिक्षा के विकास के व्यापक परिदृश्य और उसमें उस शिक्षक की भूमिका से संबंधित साधनों और परीक्षणों को तैयार करना, चयन करना और उनका उपयोग करना। तो अब हमको लगाते हैं सही एक जिसके सामने जो सही है वही ऑप्शन हम लगाते हैं। तो सांदर्भिक क्षमता के सामने क्या आएगा? उसके सामने आएगा सांदर्भिक में मैं बता दें ना, कॉन्टेक्चुअल, थोड़ा सा तो समझ में आ गया होगा, कॉन्टेक्चुअल कॉम्पिटेंसी।
तो समाज में शिक्षा के विकास में व्यापक परिदृश्य और उससे संबंधित शिक्षक की भूमिका। अब आ गया संप्रत्यात्मक यानी कॉन्सेप्चुअल क्षमता। क्या होती है कि किसी कॉन्सेप्ट को हमारा समझना, हम कितना किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इसमें आ जाएगा शिक्षा और अधिगम की विभिन्न संकल्पनाएं सम्मिलित है, बी का आ जाएगा पहला। ठीक है। और मूल्यांकन क्षमता क्या होती है कि साधनों और परीक्षणों को तैयार करना, चयन करना और उनका उपयोग करना। परीक्षण आ गया तो इससे बिल्कुल सीधा सा स्पष्ट उसका वो हो गया कार्य संपादन, इसका आ गया आपका मूल्यांकन क्षमता। और कार्य संपादन कार्य पूरा करना क्षमता क्या होती है, वो होती है सामान्य विषयवार अवस्था अनुरूप आयाम, कि विषय के अनुसार ही कार्य करना। ठीक है, विषय के अनुसार सामान्य अवस्था अनुरूप आयाम, ये आ जाएगा आपका किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा कार्य संपादन क्षमता में। तो इस तरह से जो ऑप्शन सही है वो सही है आपका। कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड। अब आ जाते हैं आप, निम्नलिखित में से किन की समावेशी शिक्षा में प्रत्यक्ष प्रासंगिकता है। समावेशी शिक्षा में UNCRPD प्रोजेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, या फिर NEP 2020 या NEP 1986 या यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। तो स्टूडेंट्स में 3 सही हैं हमारा ऑप्शन सही है बी, और इसमें है UNCRPD बिल्कुल सही है, और जो है NEP 2020 बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल फॉर लर्निंग बिल्कुल सही है। 2 गलत ऑप्शन है, प्रोजेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड ये गलत है ना, कोई भी इस नाम से नहीं है। और NEP 90 ये होना चाहिए था, नेशनल पुलिस NPE, ये इसमें गलत लिखा हुआ है 1986, ये जो है नहीं है। ठीक है, ये आंसर आपका हो गया। अब आते हैं 17 क्वेश्चन पर। अब ये भी सूची 1 के साथ सूची 2 मिलान कीजिए वाला क्वेश्चन है। अनुमति बोधक शैली, सर्वाधिक वांछनीय नेतृत्व व्यवहार, पुराने नियमों का अंगूठा विधि, शीर्ष प्रतिस्थापन नियंत्रण अवधि का सिद्धांत। अगर आपको इसमें से एक भी ऑप्शन आ जाता है तो ये आपका आंसर सही हो जाता है। जैसे कि पुराने नियमों का अंगूठा विधि से प्रतिस्थापन, यानी कि पुराने नियमों को हटा करके अंगूठा विधि को करना, ये है आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाला मैनेजमेंट वाला जो यूनिट है, उससे ये क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा, इसमें आएगा वैज्ञानिक प्रबंधन। क्या आ जाएगा इसमें, वैज्ञानिक प्रबंधन। वैज्ञानिक उसमें लगाते हैं ना, उसमें अंगूठे का निशान लगाते हैं। आजकल जो स्कूल कॉलेज में जाते हैं उसका अंगूठे का निशान लगा के जाते हैं ना अंदर कॉलेज के अंदर। तो ये हो गया आपका पुराने नियमों का अंगूठा विधि से प्रतिस्थापन। ठीक है। अब है नेक्स्ट है सर्वाधिक वांछनीय नेतृत्व व्यवहार। कौन सा होगा, 9.9 प्रबंधकीय शैली, उसमें होगा सर्वाधिक वांछनीय नेतृत्व व्यवहार। ये 2 आपको आते तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता सही बिल्कुल। तो जो है इसका ये हो गया, पहला हो गया बी का होगा फर्स्ट। और नियंत्रण अवधि का सिद्धांत, अनुमति बोधक शैली, ये हो गया हस्तक्षेप रहित। अनुमति बोधक यानी कि हस्तक्षेप रहित, कोई हस्तक्षेप नहीं है, अनुमति लेकर हम कहीं शैली अपना रहे हैं इसमें, है ना। तो ये हो गया हस्तक्षेप रहित। और नियंत्रण अवधि का ये होगा इयान हैमिल्टन। नियंत्रण अवधि का सिद्धांत ये दिया है इयान हैमिल्टन ने। किसने दिया है, इयान हैमिल्टन ने। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा, डी। ठीक है, ए का जो है हस्तक्षेप रहित, अनुमति बोध में हस्तक्षेप रहित, ए का जो है हमारा इसमें दे रखा है थर्ड। तो ए का थर्ड हमारा पहले में ही है। तो ए भी और डी भी 2 दे रखे हैं इसमें, दोनों में आप देख लेना कौन सा सही है। ऐसे कौन सा क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। अधिगम एक्शन, ये वाला क्वेश्चन 3-4 बार जब तक मैंने शुरू किए हैं आपके 2000 ये शुरू किए हैं आपके PYQ, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो मैं अब पढ़ने जा रही हूँ। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा और आसान बहुत है। अधिगम एक क्षमता वाले बच्चे, तो अधिगम एक क्षमता वाले बच्चे किससे आ जाएंगे, कौन से उसमें आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे आपकी अधिगम जिनमें एक क्षमता होगी वो हो जाएंगे आपके उपलब्धि, है ना, उपलब्धि एक क्षमता असंगति में। और बौद्धिक क्षमता वाले आ जाएंगे बुद्धि लब्धि में। ठीक है। और श्रवणबाधित आ जाएंगे वाक, श्रवणबाधित आ जाएंगे ब्रेल में, सुन नहीं उसमें संबंधित वाक समस्याओं में आ जाएंगे। और दृष्टिबाधित आ जाएंगे ब्रेल में। तो ऑप्शन आपका सही है डी, यानी कि ए का थर्ड अधिगम एक क्षमता वाले बालकों के लिए हो गया, उपलब्धि क्षमता असंगति जो मैंने बताया था वही हो गया।
बौद्धिक अक्षमता वाले के लिए बुद्धि लब्धि हो गया, दृष्टिबाधित के लिए ब्रेल हो गया, श्रवणबाधित के लिए संबंधित वाक समस्याएं, यानी कि आपका जो ऑप्शन सही हुआ वो हुआ डी। 19वां क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा के समाजशास्त्र के मार्क्सवादी विचारक नहीं है? मार्क्सवादी विचारक नहीं है तो ये समाजवादी विचारक थे, इनका नाम था एमिल दुर्खीम। 4 दे रखे हैं, एमिल दुर्खीम, आर्थ्यूसर, बोल्स एंड जस्टिस ग्रामसी। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है एमिल दुर्खीम। एनोवा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एनोवा में एफ अनुपात की गणना की जाती है, बिल्कुल की जाती है। एफ रेशियो की, समूह के मध्य प्रश्न वितरणों में प्रतिचयन त्रुटि को प्रदर्शित किया जाता है, नहीं किया जाता है। अनुपात सर रोनाल्ड फिशर के नाम पर है, बिल्कुल सही है ना। तो जो आंसर सही है उसमें है वो है सी, समूह के मध्य प्रश्न वितरणों में प्रतिचयन त्रुटि को प्रदर्शित करता है, ये नहीं है। बाकी तीनों हैं। एनोवा में अनुपात की गणना भी की जाती है, समूह के बीच प्रसरण और समूह के भीतर प्रसरण के बीच का अनुपात है, समूह के बीच में और समूह के भीतर प्रसरण, यानी कि आपस में और उनके अंदर भी प्रसरण को दिखाया जाता है। अनुपात सर जो है रोनाल्ड फिशर के नाम से है, आर ए फिशर नाम है ना इनका। तो जो है आपके 20 क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।